अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद मंसूब हसन और मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं इसके हवाले से बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हमें क्यों चाहिए होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं, यानी उनकी कानूनी डेफिनेशन क्या है, क्या आप कारोबार को शुरू करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट करवा लेना काफ़ी होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद उसकी फ़ौरन जो कंप्लाइंसेस करनी है वो कौन सी होती हैं, माहाना कंप्लाइंसेस कौन सी हैं, सहमाही कौन सी हैं और सालाना कौन सी कंप्लाइंसेस हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करना लाजमी है। इस कंप्लायंस की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो कॉस्ट हो सकती है वो क्या है, थोड़ी सी नज़र उसके ऊपर डालेंगे, और अगर वो कंप्लायंसेस ना किए जाएं तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। और ये देखेंगे कि कौन से काम आप खुद कर सकते हैं, कौन से काम आपको आउटसोर्स करने चाहिए, या कब खुद करने चाहिए या कब आउटसोर्स कर देने चाहिए, थोड़ी सी नज़र उसके ऊपर भी डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमें आखिर क्यों चाहिए होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब कुछ लोग कारोबार करना चाहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो या स्टार्टअप्स हो, तो उनके जहन में सबसे पहला ख्याल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का आता है। और शायद उसकी वजह उसका परसेप्शन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अपने जहन इसके एक इस्टेब्लिश्ड एंटिटी का तासुर देती है कि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होंगे। तो ये एक तासुर है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सुन के जहन में आता है, तो इसलिए शायद ज़्यादातर लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की तरफ सोचते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं या कुछ सूरत हाल ऐसी होती है जिसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बनाना लाजमी है, जैसे कि कोई इन्वेस्टर है तो स्टार्टअप के केस में या किसी और नॉर्मल बिजनेस के केस में इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर सके। ये इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुछ क़वानीन हैं जिनके तहत आपको अगर लाइसेंस काम करने हैं, कुछ ऐसे काम जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना लाजमी है। जैसा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कुछ मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है। इसी तरह कुछ फिनटेक के लिए, जो फिनटेक की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है। कुछ और जो शोबेजात हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी अगर लाइसेंस लेना हो तो वहाँ भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर क़वानीन के अंदर मेंशन्ड है। तो आइए अब देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कंपनीज़ एक्ट का सेक्शन 2 है उसके सबसेक्शन 49 के अंदर इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है जो कि अपने शेयर्स को ओपनली ट्रांसफ़र नहीं करती। यानी जिस तरह आपने स्टॉक एक्सचेंज में देखा होगा कि आप कोई भी शेयर आसानी के साथ परचेज़ कर सकते हैं, अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आसानी के साथ उनको बेच सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर डायरेक्टर्स की अप्रूवल के नहीं बिक सकते। उसका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है जो कि कंपनी लॉ में डिफ़ाइंड है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स की तादाद 50 हो सकती है, यानी कम से कम 2 अफराद और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 50 अफराद शेयर होल्डर हो सकते हैं। अगर 50 अफराद से ज़्यादा इसमें तादाद बढ़ेगी तो फिर उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स या शेयर होल्डर्स 50 हो सकते हैं। एक और जो पाबंदी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे होती है कि वो लोगों से, जनरल पब्लिक से लोन यानी पैसे मुख्तलिफ रिडीमेबल कैपिटल या डिबेंचर्स की शक्ल में
जनरल पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती। एक और बात यहाँ पे क्लियर करते चलें कि आमतौर पे लोग जो हैं प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंपनी कह देते हैं। जो पार्टनरशिप्स होती हैं जो कि 1932 के कवानीन के तहत बनी होती हैं उनको भी कंपनी कह देते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन रखना समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी सिर्फ वही होती है जो कि कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत बनाई जाती है, या जो इससे पहले के कवानीन हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या कंपनीज एक्ट 1913 उसके तहत जो बनी है, सिर्फ कंपनीज वही होती हैं। प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं होती और पार्टनरशिप भी कंपनी नहीं होती। तो इनकॉर्पोरेशन जो है वो करवा लेना काफ़ी नहीं है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेना यानी रजिस्टर करवा लेना या इनकॉर्पोरेट करवा लेना काफ़ी नहीं होता। आपको काम शुरू करने के लिए कुछ और रजिस्ट्रेशंस भी चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक एनटीएन नंबर चाहिए एफबीआर के साथ। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी, और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भी आपको प्रोविंशियल सर्विसेज टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ भी रजिस्टर करवाना लाजमी है। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है या फिर एज विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है प्रोविंशियल सर्विसेज टैक्स के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी गुड्स में, कुछ ऐसी चीज़ों में डील कर रहे हैं, ट्रेड में डील कर रहे हैं जो कि जिन पर सेल्स टैक्स है, तो आपको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर करवाना पड़ सकता है, उसकी भी ज़रूरत हो सकती है। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर कस्टम्स में वीबॉक रजिस्ट्रेशन आपकी लाजमी है। वीबॉक का मतलब ये है कि आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी सर्विसेज यानी सॉफ्टवेयर या सर्विसेज आप दे रहे हैं आईटी रिलेटेड, तो आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ भी रजिस्टर करवाना लाजमी है। ये वो तमाम रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको लाजमी, जो आपको अब अप्लाई होती है वो भी आपको पूरी करनी है। यानी सिर्फ कंपनी रजिस्टर करवा लेना या इनकॉर्पोरेट करवा लेना काम शुरू करने के लिए काफ़ी नहीं होता। कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के फ़ौरन बाद आपको जो काम करने हैं, जो कंप्लाइंसेस करने हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो 45 दिन के अंदर अंदर आपने जो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपने कैपिटल बताया है, मिनिमम कैपिटल जो सब्सक्राइबर्स ने लिखा है कि वो कितने शेयर्स लेंगे, तो वो विदिन 45 डेज सब शेयर होल्डर्स ने अपने अपने पैसे जमा करवाने कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, और उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी के जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उसके तहत वो फिर ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके वो एससीसीपी के साथ एससीसीपी के पास जमा करवाना है। उसके अलावा फिर एक नया सेक्शन 123A शामिल किया गया है, जिसमें कि आप अगर किसी शेयर होल्डर के 25% से ज़्यादा शेयर्स हैं तो उसके बारे में डिक्लेरेशन कंपनी ने जमा करवाना है एससीसीपी के साथ। और अगर आपका जो कैपिटल है वो 7.5 मिलियन से ज़्यादा है, 7.5 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो आपको लीगल एडवाइज़र भी अपॉइंट करना है, और 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपने पहले ऑडिटर को भी अपॉइंट करना है। तो ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने फौरी तौर पे कंपनी बनाने के बाद ये कंप्लाइंसेस आपने करनी है, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। उसके बाद माहाना बुनियादों पे जो आपने काम करने हैं उसके अंदर जो सर्विसेज टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पंजाब में है, चाहे बलूचिस्तान में है, या सिंध में, केपीके में, या कैपिटल टेरिटरी में जब आप आते हैं तो वहाँ पर हैं, तो आपको माहाना उसका जो रिटर्न है वो जमा करवाना है सर्विसेज टैक्स अथॉरिटी के साथ। और अगर आपने जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराई है, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराई है, तो आपको जीएसटी का रिटर्न भी आपको फाइल करना ज़रूरी है माहाना बुनियादों पे। सहमाही बुनियादों पे आपको विदहोल्डिंग टैक्स की जो स्टेटमेंट है वो जमा करवानी है। यहाँ पर आप एक बात बड़ी अहम जो समझ लीजिए कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है
ये कानून के तहत विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होती है और विद होल्डिंग टैक्स का पूरा एक शेड्यूल है, तरीक़ेकार डिफाइंड है कि आपने किस पेमेंट पर कितना टैक्स काटना है, किस थ्रेशोल्ड के क्रॉस करने के बाद काटना है, कौन सा थ्रेशोल्ड के बग़ैर है, कौन सा थ्रेशोल्ड के साथ है। ये तमाम चीज़ें इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने अपने वेंडर्स का, अपने एम्प्लॉइज़ का, जो आप सैलरीज़ पे कर रहे होंगे, वेंडर्स को पेमेंट कर रहे होंगे, उसके ऊपर टैक्स काटना और टाइमली जमा करवाना और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसका रिटर्न जमा करवाना सहमाई बुनियादों पे ये लाजमी है। ये आपको हर सहमाई के ख़त्म होने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवाना होता है। इसके बाद जो FBR की जो सालाना रिक्वायरमेंट है, वो जो एम्प्लॉइज़ का जो आपने टैक्स काटा है, एक तो आप क्वार्टरली बुनियादों पे आप रिपोर्ट कर रहे होंगे और एम्प्लॉइज़ की जो स्टेटमेंट है वो आपने पूरे साल का जो आपने टैक्स तमाम एम्प्लॉइज़ का काटा है वो भी आपने जमा करवानी है। उसकी आखिरी तारीख़ 31 जुलाई है, उसके अंदर अंदर आपने जमा करवाना है, यानी 30 जून को आपका साल क्लोज़ होगा फाइनेंशियल ईयर और आपने 31 जुलाई तक आपने ये तमाम रिपोर्टिंग करनी है। कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न जब जून, फ़र्ज़ करें कि जून उसका ईयर क्लोज़ हो रहा है तो 31 दिसंबर तक आपने कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवाना है और जो डायरेक्टर्स हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न भी लाजमी फ़ाइल होगा। कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न अलग है और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न अलग है, जो कि इंडिविजुअल की बेसिस पे जाएगा और जो उनकी जो इंडिविजुअल्स के लिए जो लास्ट डेट्स हैं उनके अंदर अंदर उनको जमा करवाना लाजमी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की जो सालाना रिक्वायरमेंट है फाइलिंग की कंपनी लॉ के तहत, उसके अंदर आपने एक तो 123A जो सेक्शन है उसके तहत आपने फॉर्म 25 है वो जमा करवाना है, फॉर्म A और फॉर्म 29 आपने जमा करवाना है और अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स भी ड्यू हो रहा है तो फॉर्म 28 भी उससे पहले जमा होगा। जो आपने अपने अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करवाया है तो आपने जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं या अनऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अगर 10 लाख रुपए से कम कैपिटल है तो अनऑडिटेड अकाउंट्स आपने रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने हैं, वरना ऑडिटेड अकाउंट जमा करवाने हैं। ये आपने AGM के यानी एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये सब चीज़ें जमा करवानी है। एनुअल जनरल मीटिंग आपने करनी है और एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये तमाम रिटर्न्स जमा करवाने हैं। इसके अलावा जो आपके ऊपर सालाना रिक्वायरमेंट आ सकती है वो विद होल्डिंग टैक्स के ऑडिट की है, जो कि रेगुलर नहीं है, लेकिन FBR जब चाहे आपका विद होल्डिंग टैक्स का ऑडिट आपका खोल सकता है, ये चेक करने के लिए कि क्या आपने अपनी पेमेंट्स जो आप करते रहे उस पर जो टैक्स बनता था वो आपने लोगों का विदहोल्ड किया, और विदहोल्ड किया तो जमा करवाया, विदहोल्ड नहीं किया, वो तमाम चीज़ें वो चेक करने के लिए वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट भी कर सकते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि जो ये कंप्लाइंसेस हैं इनकी मुमकिना कम से कम कॉस्ट क्या हो सकती है। इमीडिएट जो कंप्लाइंसेस यानी कंपनी बनाने के फ़ौरन बाद जो अपने कंप्लाइंसेस करने हैं इनकी इसकी कॉस्ट तकरीबन 25,000 रुपये तक हो सकती है। जो मंथली सेल्स टैक्स के रिटर्न्स हैं उनकी सालाना कॉस्ट यानी 12 रिटर्न्स आपने जमा करवाने हैं तो तकरीबन 60,000 रुपये सालाना इसकी कॉस्ट हो सकती है। जो FBR को जो 4 मंथली क्वार्टरली स्टेटमेंट जाएंगी तो उनकी मिनिमम कॉस्ट 40,000 हो सकती है। जो FBR की एनुअल कंप्लाइंसेस हैं उनकी कम से कम कॉस्ट 15,000 रुपये हो सकती है। एनुअल ऑडिट कम से कम 25,000 उसकी कॉस्ट हो सकती है। SECP के जो कंप्लाइंसेस हैं उनकी मिनिमम कॉस्ट 25,000 हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न कंपनी का तकरीबन 25,000 रुपये उसकी कॉस्ट हो सकती है और जो डायरेक्टर्स हैं उनकी 10,000 रुपये के हिसाब से अगर कम से कम 2 डायरेक्टर हैं तो 20,000 रुपये हो सकती है। तो इस तरह तकरीबन 2.25 लाख के करीब 2,35,000 इससे कुछ ऊपर या कुछ कम इसकी एनुअल आपकी कॉस्ट हो सकती है, जो कि आमतौर पे जब कंपनीज़ बनाई जाती हैं तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता, इन कंप्लाइंसेस का ख्याल नहीं होता, इसकी जो कॉस्ट होती है इसका ख्याल नहीं होता, और जब ये रिक्वायरमेंट सामने आती है
तो फिर कुछ मुश्किलात हो जाती हैं। और एक और बात ये ज़हन में रखिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका कैपिटल चाहे 1,000 रुपये है या 1 अरब रुपये है, आपका टर्नओवर 1,000 रुपये है या 1 अरब रुपये है, आपकी जो कंप्लाइंसेस हैं वो तकरीबन सारी की सारी यही हैं। इसका कैपिटल से और टर्नओवर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी अगर बहुत छोटी कंपनी है तब भी ये सब कुछ करना है, बहुत बड़ी कंपनी है तो तब भी तकरीबन यही सब कुछ करना है। बड़ी कंपनीज़ के लिए सिर्फ उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उनके फॉर्मेट्स का डिफरेंस है, उनका डिस्क्लोजर का डिफरेंस है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन उतनी ही है। तो ये जहन में मत रखिएगा, ये जहन में मत लाइएगा कि आपकी कंपनी छोटी है तो इसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स कम हो सकती हैं। अगर आप ये कंप्लायंसेस टाइमली ना करें तो सिर्फ एक जो चीज़ सामने आती है वो ये कि पेनल्टीज़ हैं। हर चीज़ के हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में पेनल्टी है, कुछ में फ़िक्स्ड पेनल्टी है, कुछ में पर डे के हिसाब से पेनल्टी है, 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी है, 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी है, जो कि बाज़ मामलात में बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाज़ लोग जब ख्याल नहीं रखते तो वो पेनल्टीज़ जो है वो लाखों में चली जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमने आपके सामने ये चीज़ रखी है। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप कंपनी बनाते वक्त, कंपनी चलाते वक्त इन तमाम कंप्लायंसेस का ख्याल रखें और आप गैर ज़रूरी जो पेनल्टीज़ हैं, गैर ज़रूरी नोटिसेस हैं, आप उनसे बच सकें। अब आते हैं कि कंप्लायंसेस आपको कैसे करने चाहिए, आपको ख़ुद करने चाहिए या आपको आउटसोर्स करने चाहिए। अगर कोई स्मॉल कंपनी है, फ़र्ज़ कर सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको ये कंप्लायंसेस अगर ख़ुद से करने हो तो आपको क्या चाहिए। आपको कम से कम एक अकाउंटेंट चाहिए जो आपकी अकाउंटिंग भी कर सके, आपके टैक्स के मामलात को भी देख सके, विद होल्डिंग कर सके, उनकी स्टेटमेंट्स फाइल कर सके। उस अकाउंटेंट के अंडर में आप कोई टैक्स असिस्टेंट आप उसको दे सकते हैं जो कि टैक्स के मामलात को देख ले। कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस भी जो है, जो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस हैं वो आपका अकाउंटेंट देख सकता है। मीडियम और लार्ज जो कंपनीज़ होती हैं उसके अंदर CFO होता है या चीफ अकाउंटेंट की पोजीशन होती है, वो अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट से रिलेटेड कंप्लायंसेस देख सकते हैं और उनके पास कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। और टैक्स डिपार्टमेंट चाहे वो एक आदमी पर मुश्तमिल हो या वो उसमें 10 आदमी काम कर रहे हो तो ज़रूरत के तहत टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। और जब आप ज़ाहिर है कि जब आप स्टाफ हायर करते हैं तो उससे रिलेटेड भी कॉस्ट होती हैं, डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, सिर्फ सैलरी नहीं होती, उसके अलावा स्टाफ के ओवरहेड्स भी आपके इंकर होते हैं पर हेड, यानी पर पर्सन आपके ओवरहेड्स भी बढ़ जाते हैं। आप उनके लिए जगह भी चाहिए, उनको बैठाना भी है, उनको एंटरटेनमेंट भी, उनके लिए चाय पानी वगैरह का भी इंतज़ाम करना है, रोशनी का भी इंतज़ाम करना है, बिजली का भी इंतज़ाम करना है, उनके लिए सब कुछ करना है। तो हर एक की कॉस्ट होती है। अगर आप ये कॉस्ट इनकर ना करना चाहें तो आप इसमें से कुछ या सारी सर्विसेज आउटसोर्स भी कर सकते हैं। यानी आप अकाउंटिंग सर्विस भी आउटसोर्स कर सकते हैं, टैक्सेशन के मामला भी आउटसोर्स कर सकते हैं और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस भी आउटसोर्स कर सकते हैं। ये आपने ख़ुद देखना है कि आपकी इंटरनल कॉस्ट कम है या आउटसोर्सिंग की कॉस्ट कम है। तो इसको देखकर आप ख़ुद बेहतर तौर पे फ़ैसला कर सकेंगे। और ये भी आप फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन से कंप्लायंसेस हमें अभी करने चाहिए और कौन से कंप्लायंसेस बाद में करने चाहिए। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए हमारी एडवाइस ये होगी कि इनिशियली आप कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर दें ताकि आप अपनी इनोवेशंस के ऊपर, अपने कोर बिजनेस के ऊपर आप तवज्जो दे सकें और इन कंप्लायंसेस के झंझट में आप ना पड़ें। ये काम जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले कर दें और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रो हो जाए कि आप उसको इंटरनली अफोर्ड कर सकें तो देन आप इसको इंटरनली करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि अब आप कंप्लायंसेस के हवाले से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुख्तलिफ जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, उनको चाहिए आप उनसे अब बेहतर तरीके से वाकिफ़ हो गए हैं और आप उनके हवाले से आप बेहतर तौर पे डिसीजन ले सकेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को बहुत तवज्जो से देखते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी किसी सर्विस की ज़रूरत है, हमारी किसी खिदमत की ज़रूरत है, इस हवाले से आप हमारी मदद चाहते हैं, कंप्लायंसेस के हवाले से हमारी मदद चाहते हैं,
कंपनीज बनाने के हवाले से हमारी मदद चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट्स आपके सामने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाती हैं, आप वहाँ से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी तवज्जो देने का, हमारी वीडियो को पूरा सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।